ये बात तुम्हें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, उसने कहा। अगर इसी लम्हे मैं बुलंदी की तरफ परवाज शुरू कर दूं और किराए के टट्टू के बजाय डैनी होने का दावा कर बैठूं तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? मैंने एक ही फिक्र में उस पर दोहरा वार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? भोंडी से हंसी के साथ उसने बेतबारी से कहा, तुम अली शेर हो, हमारे दोस्त और हमदर्द। तुम डैनी जैसे खूनखार भेड़िए कैसे बन सकते हो? ये दावा करके देखो, मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर दूंगा। राजन की करख्त आवाज पर मैं उसकी तरफ मुड़ा तो उसके हाथ में चमकीला खंजर मौजूद था जो रेशम बख्त के मकान पर बख्शिल ने बदरी से बरामद किया था। गुस्से से उसकी आंखें फैल गई थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे गैर मुतवक्का सवाल ने उसे यकलख्त खौफजदा कर दिया था। डैनी तुम्हारे लिए वाकई एक कासे बन चुका है, मैंने राजन की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। खंजर हाथ में लेकर तुम मुझे शूट करने का दावा कर रहे हो? तुम शायद रिवाल्वर से अपने दुश्मनों को ज़िबा करते होगे। राजन ने बुरी तरह चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर बौखलाकर बगले झांकने लगा। राजन के अल्फाज पर ना जाओ, बदरी ने बिला तवक्कुफ कहा। हाथ में खंजर हो या रिवाल्वर, दोनों का इस्तेमाल एक मकसद के लिए होता है, दुश्मन को गिरा दो, इसकी शहरग काट दो। रिवाल्वर बच्चे भी चला लेते हैं, लेकिन मुड़ी हुई पतली सी दोरी धार वाले इस खंजर से पलक झपकते में दुश्मन की गर्दन उतार लेना बच्चों का खेल नहीं है। राजन इस फन में ताक और मेरा उस्ताद है। ये कहकर उसने अपने चुस्त नीकर के दाहिने हिस्से को तपतपाया और बात रखते हुए बोला, हम दोनों ही खंजर जन भी हैं और ये खंजर इन जेरे जामों के अंदर लगे हुए नरम चर्मी खिलाफों में हर वक्त मौजूद रहते हैं। डैनी कभी नागहानी तौर पर सामने आया तो इन खंजरों का ही निशाना बनेगा। मेरा मशवरा है कि इन खंजरों को छुपाने की जगह तब्दील कर लो, मैंने संजीदगी से कहा। डैनी तो बाद में आएगा, ऐसा ना हो कि बेखबरी में यह खंजर तुम्हारे नरमो नाजुक आज़ा को ही मजरू करते। मैं तो खैर इनके असल से वाकिफ था और इनके लहू का प्यासा था, मगर वो भी मेरे बारे में तजब्जब और गोमगो की कैफियत से दो चार थे। कभी मुझे अपना हमदर्द और राजदां करार देते थे तो कभी भड़क उठते थे। वह असाब को रेजा रेजा कर देने वाली एक अजियतनाक सर्द जंग थी जो मुसलसल जारी थी। मैं अपने हकीकी जज्बात को पोशीदा रखकर पूरी मक्कारी से उन्हें बेयकीनी की उसी दलदल में धंसाए जा रहा था, चाहे वो आखिरी लम्हात आने तक मेरे बारे में कोई सही फैसला नहीं कर सकते थे। हमारे हथियार सदा के वफादार हैं, वह दोस्त और दुश्मन को पहचानते हैं। दुश्मन की गर्दन उतार लेने वाले ये खंजर अपनी मयान में जाते हैं तो इनकी धारें कुंद और रेशम की तरह नर्म हो जाती हैं। मेरे संग दिलाना तबसरे पर गोल आंखों वाला बदरी जज्बाती हो गया। पता नहीं तुम बार बार अहमकाना बातें क्यों करने लगते हो? राजन को छेड़ने और उकसाने में मजा आने लगा है। मैंने संभाला लेकर कहा, इसे ना छेड़ा करो। वो नासिहाना अंदाज मुझे समझाने लगा, इसे तुम्हारे बदन पर डैनी का साया भी नजर आ गया तो ये तुम्हें लहू लुहान करके रख देगा। यूं समझ लो कि इसे बस डैनी ही की बू पर सधाया गया है, और अगर ऐन वक्त पर इसके नाक ही बंद हो गई तो क्या होगा? मैं वो सवाल पूछे बगैर नहीं रह सका। इस हरामी को एक बार मेरे सामने ले आओ, फिर देखो कि किस की क्या बंद होती है। राजन बिपर कर बोला, वो बोलना भूल जाएगा। मिल गया तो फौरन ले आऊंगा, फिलहाल तो सिर्फ मैं ही हाजिर हूं। ये नागवार बहस बंद करो, बदरी ने बेजारी के आलम में कहा। मदन से मुलाकात की बात अभी अधूरी है। मैं सब कुछ भूल भाल कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं कन्नखियों से देख रहा था कि राजन खामोश था, मगर उसके लब हिल रहे थे, चाहे वो मुझे या डैनी को, बल्कि दोनों सूरतों में सिर्फ मुझे ही गालियां दे रहा था। अगले रोज मदन से मुलाकात के बारे में बदरी ने मुझे जो कुछ बहुत तफसील से समझाया वो मैं बहुत तवज्जो से सुनता रहा। इसमें कोई नई बात नहीं थी, वो सब मैं अपनी ख्वाबगाह में बराह रास्त सुन चुका था। STF के कारिंदे आमतौर पर शरीफ नफ्स और रास्तबाज थे, लेकिन वो सब ही फरिश्ते या मौलवी नहीं थे। अपना काम निकालने के लिए उन्हें बेशतर औकात टेढ़े काम भी करने पड़ जाते थे, इसलिए वो जिंदगी के हर घर घाट से वाकिफ हुआ करते थे। मैंने इन्हीं में से एक को अलीहदगी में बुलाकर शराब के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने वसी और हैरतनाक मालूमात फराहम करके मुझे हैरान कर दिया। उसने बताया कि नाथरा के मकान से थोड़े ही फासले पर PECHS के ब्लॉक नंबर 6 में कुर्सियों के मशहूर शोरूम के साथ वाली गली में भरी आबादी के बीचों बीच एक बाज़ाब्ता दुकान मौजूद थी, जहाँ हर किस्म के खरीदार को उसकी जरूरत का माल डंके की चोट पर मिल सकता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मकबूला आबाद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने वाला वो शख्स कुर्बो जवार के बारे में इतना ज्यादा बाखबर हो सकता है। मैंने एक माकूल रकम देकर उसे खामोशी से रवाना कर दिया। इस खरीदारी के लिए मैंने उसे पाकिस्तानी करेंसी के साथ आजमाइशी तौर पर $100 के 4 नोट भी उस हदायत के साथ दिए थे कि पहले वो इन्हीं को ठिकाने लगाने की कोशिश करे। बदरी की दी हुई गड्डी में से 5 नोट मैं अपने साथ वापस ले आया था और बकिया गड्डी अव्वल खान के सपुर्द कर दी थी ताकि वो इनकी असलियत की जांच करवा सके। वो थोड़ी देर में ही 2 वजनी कार्टन खरीद कर लौटा। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि उसने डॉलरों के 4 नोट इस्तेमाल करने की खातिर जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर ली थी।
बकिया रकम उसे जेरे इस्तेमाल पाकिस्तानी नोटों की सूरत में वापस की गई थी। खासी जांच पड़ताल के बाद भी किसी को इन डॉलरों पर शुबा नहीं हो सका था। मेरे लिए यह वाकया गैर मुतवक्का था। अगर शराब फरोशी का धंधा करने वाले चालाक अनासिर ने इन नोटों पर किसी शुबे का इजहार नहीं किया था तो वो नोट असली भी हो सकते थे। इनमें से एक कार्टन स्कॉच और लंदन ड्राई जिन की बोतलों पर मुश्तमिल था, दूसरे में मकामी बियर की बोतलें भरी हुई थीं। अपने मतलब का वो खजाना देखकर राजन और बद्री के चेहरे खिल उठे। यार तुम तो बहुत काम के आदमी हो, बद्री ने तपाक से मेरा बाजू दबाते हुए कहा। हमने तो सुना था कि पाकिस्तान में इन सब चीजों पर सख्त पाबंदी है और शराब पीने या बेचने वालों को कैद और करोड़ों की जिल्लत में सजाएं दी जाती हैं। तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? सजाएं सरकारी इजाजत के बगैर कारोबार करने वालों को मिलती हैं। जिनके पास परमिट है इनसे कोई कुछ नहीं पूछता। पीकर अपनी चारदीवारी में बदमस्तियां करते रहो तो तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। मैंने कहा क्या मतलब? मेरी वजाहत ने उसे हैरान कर दिया। यानी यहां सरकारी इजाजत से शराब बेची जाती है, इजाजत या मुफाहमाना चशमपोशी, ऐसे तमाम धंधे इन ही दो असूलों के तहत होते हैं। ये तो खुली मुनाफकत है। राजा ने मुंह फाड़ कर कहा, हुकूमत ही पाबंदी लगाकर कड़ी सजाएं मुकर्रर करती है और फिर खुद ही इन कामों की इजाजत नामे जारी करती है। ये कानून से ज्यादा एक मजाक मालूम होता है। तुम गैर मुल्की हो इसे मजाक ही समझ लो, मैं मकामी हूं, ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैंने तलखी से कहा। फिर भी इस दो अमली का कोई ना कोई जवाब तो दिया ही जाता होगा। बद्री ने इसरार किया। इस जवाब का ताल्लुक मुसलमानी से है, तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि तुम्हें अपनी जरूरत की चीजें मिल गई। अब तुम इस चारदीवारी में ज्यादा खुश खुरम रहोगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। राजन ने मुझे दुआ देनी चाहिए मगर बद्री ने उसे टोक दिया। तुम बोतलें देखकर ही बहक रहे हो। यहाँ भगवान नहीं खुदा चलता है, उसने कहा। इसे भगवान, खुदा, ईश्वर, यजदा, अल्लाह और गाड कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजन ने उसकी दखल अंदाजी पर बुरा समूह बनाते हुए कहा, इसके बारे में तुम्हारा यकीन बिल्कुल साफ और वाज़ेह होना चाहिए। हर चीज का खालिक वही है। अगर इस बारे में तुम्हें जरा सा भी शुबा है तो फिर तुम इसे जो चाहो कहते रहो। नरक की भड़कती हुई आग का ईंधन बनने से नहीं बच सकते। नरक नहीं बड़े भाई, यहाँ इसे जहन्नुम कहते हैं। मैं तुम्हें कब तक ये बातें याद दिलाता रहूंगा? बद्री ने अपनी पेशानी थाम कर तकरीबन कराते हुए कहा, तुम्हारी ये आदत हमें मरवा देगी। इस वक्त हम आपस में बातें कर रहे हैं। अलीशेर हमारा अपना साथी और साजी है। बाहर मैं वैसे ही खामोश रहता हूँ। मुझे यूं बार बार टोका ना करो, बुरा लगता है। मेरे लिए राजन की सोच की वो तब्दीली बहुत हौसला अफजा थी। उसने पहली बार अपनी जुबान से मुझे अपना साथी और साजी तस्लीम किया था, वरना इससे पहले बद्री यही बात दोहराता रहा था मगर वो किसी मरखने बैल की तरह मेरी मुखालफत पर कमर बसता रहा था। मुझे खुशी हुई कि राजन की खोपड़ी पर जमी हुई मुखासमाना बर्फ पिघल रही थी। सरदसाबी जंग धीमे धीमे कमजोर पड़ रही थी। इनके गिर्द मेरे हिसार के मजबूती की अलामत थी। मैं तुम्हें घर ही में टोक सकता हूँ, बाहर ये मौका नहीं मिलता। वहां तुम्हारी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कमान से निकले हुए तीर की तरह होगा जो वापस नहीं आएगा। तुम्हारी हिंदी सुनकर किसी सरफिरे का माथा ठनक गया तो फिर वो हम दोनों की ऐसी की तैसी कर देगा। अलीशेर बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो तुम मुझे टोकना नहीं, मैं खुद ही अपनी बात संभाल लूंगा। राजा ने अपनी दानिश में हथियार डाल दिए। बद्री बेबसी से हंस पड़ा। ये तो वही बात है कि पंचों का कहा सर आंखों पर, मगर पर नाला वहीं गिरेगा। इस वक्त तुमने सरदारों जैसी बात की है। तुम जो चाहो कह लो, मैं जानबूझकर तुम्हें पंचाने की कोशिश नहीं करता। एक आदत है तो बस है ना। यहाँ वाले अपनी जुबान में हिंदी के हजारों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक आध लफ्ज उनका क्या बिगाड़ लेगा? वो बात वहीं खत्म होगी। मेरी हदायत पर खानसामा इन दोनों के लिए पीने पिलाने के लवाजिम ले आया था। मैं इनसे बहुत कुछ चुगलवा चुका था। मेरा अंदाजा था कि पीने पिलाने में वो दोनों ही कच्चे थे। शराब इनके मेदों में जाने की बजाय इनकी खोपड़ियों में चढ़ती थी। इन्हें इनके इस शौक में मुब्तला करके मैं इनसे बहुत कुछ मालूम कर सकता था। मैंने महज इनका साथ देने के लिए अपने गिलास में थोड़ी सी स्काच ले ली और गिलास को पानी से पूरा कर लिया। इन दोनों ने नदीदों की तरह स्काच ली थी और फिर इब्तिदा कर बैठे। दिन में जिनकी खासी मिकदार पी लेने की वजह से स्काच के पहले गिलास ने ही इन पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मूंगफली के नमकीन दानों और मूंग की तली हुई दाल के साथ वो दौर चलता रहा। बातें होती रहीं। वो जोर जोर से बेमकसद हंस रहे थे। मैं अपने गिलास को छुए बगैर गहरी दिलचस्पी से उनका मुशाहिदा करता रहा। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। सूरज ढल गया, घर में रोशनियां चलाती गईं और वो दौर यूं ही चलता रहा। इनकी आंखों में नशे के गहरे असरात उतरते चले गए। टीले तिरछे होकर यूं बार बार डगमगा रहे थे जैसे इनमें आपस का रब्त टूट चला हो। इनकी आवाजें भारी हो गई थीं और जुबान लड़खड़ाने लगी थी। दिलमुराद के गले में भी तुमने दिल खोल कर पी होगी, मैंने एक मौका पर उनसे पूछा। खाक पी थी, राजा ने जले भुने लहजा में कहा। दिलमुराद बाहर था, बख्शिल खुद गायब रहता था। हम नौकरों के रहमो करम पर थे। यही गनीमत था कि वहां वक्त पर हमारी मर्जी का खाना मिल जाता था। भाई, बदरी ने लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, जब आदमी को आगे का कुछ पता ना हो तो नशा पानी में याद नहीं रहता। ये सब फुर्सत और फरागत की बातें हैं।
देखो अपना राजन यहाँ पीकर कैसा बहक रहा है, झूम झूम कर बातें कर रहा है, लहक लहक कर हंस रहा है। वहां इसकी भी बोलते बंद थे, वह आमियाना बातों पर उतराया था। ये होता है। मैंने पूरे खलूस से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ये अच्छी बात है, यहाँ तुम बेफिक्री महसूस कर रहे हो, मगर अभी भी तुमको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। शायद सीक्रेट एजेंट किसी पर भरोसा नहीं करते। सीक्रेट एजेंट उल्लू के पट्टे होते हैं। राजन ने एक बहका बहका कहका लगाकर इंकशाफ किया। तुम्हें यह सोचकर दुख हो रहा होगा कि हम तुम पर शुबा कर रहे हैं, मगर तुम ये क्यों सोच रहे हो बताओ? अभी तक मुझे तुम्हारे असल नाम भी मालूम नहीं है। विक्रम और राजन तो तुम यहाँ आने के लिए बने होगे। तुम बहुत चालाक हो। वो अल्फाज को खींच खींच कर बोला। हर बात फौरन पकड़ लेते हो। ये कहकर वो पलकें झपकाता हुआ बदरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। विक्रम राजा, बता रहे इसे अपने नामों में क्या रखा है? या हमारा क्या कर लेगा? रोटी पानी का साथ है तो फिर नाम छुपाने का फायदा? मैंने उनकी बाहिमी मुशाफरत में जरा भी दखल नहीं दिया। खामोशी से इंतजार करता रहा। बदरी भी खामोशी से सोचता रहा। वो दोनों सरूर की हदों से गुजर कर गहरे नशे में डूबते जा रहे थे, लेकिन उनकी पेशा वराना छठी हिस्स पूरी तरह बेदार थी। इस हालत में भी वो बेधड़क खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। बता दो, सब कुछ खुल चुका है तो नाम खुल जाने से कौन सी कयामत आ जाएगी? और फिर अलीशेर तो अपना यार है ना, इससे पर्दा क्या? बताए दो। बदरी ने लड़खड़ाती हुई जुबान से रुक रुक कर अपना फैसला सादर किया। प्यारे, ये बदरी नाट है, इसने हाथ उठाकर कहा, मगर तुम इसे विक्रम में कैसे रहोगे? बदरी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जैसे इसी वक्त हमारा पहला तारुफ हुआ। मैंने उसे हाथ मिला। इसी दौरान में राजन अपनी कुर्सी छोड़कर लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मैं अंबाले रमेश अग्रवाल हूँ। मैंने बौखलाकर अपनी कुर्सी ना छोड़ दी होती तो वो सीधा मेरे ऊपर आ गिरा होता। हाथ मिलाने को नाकाफी समझते हुए उसने इस मौका पर मुझसे गले मिलना जरूरी समझा था। शाबाश, मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, तुम्हारे पास केस, कड़ा, कृपान और कंगा तो नहीं है, मगर नीकर की सूरत में कच्छा जरूर है। इसी एक निशानी से तुम अंबाले के सरदार मालूम होते हो। जय वाहेगुरु की जय, उसने मेरे सीने से अलग होते हुए कहा। तुम्हें असील आदमी की बड़ी पहचान है। सब कहते हैं कि सरदार बेवकूफ होते हैं, बकवास करते हैं। जरा देख कर बताओ, मैं सूरज से सरदार तो नहीं लगता? सूरज से तो नहीं लगते। मैंने उसके अहमकाना सवाल से माजूज होते हुए कहा, तुम्हारी बातों से मुझे पहले ही गड़बड़ का शुबा हो गया था। तुम वाकई पक्के सरदार हो। कहा गया है कि मर्दे नादा पर कलाम नर्मो नाजुक बेअसर होता है। इस वक्त यही सूरत थी। मर्दे नादा मर्दे मदहोश में बदला हुआ था। मेरी फिक्रें उसके सर के ऊपर से गुजर गए थे। वो सर हिलाता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इस वक्त उसके तमतमाए हुए चेहरे पर नस्ली तफाखुर की चमक नुमाया हो गई थी। मजा आ रहा है, बद्रीनाथ झूमते हुए बोला। भारत माता से जुदा होने के बाद आज पहली बार जिंदगी का मजा आया है। का यहाँ भी कोई गर्म तवा मौजूद होता तो मैं एक रोटी अपनी भी लगा लेता। बस बद्री, रमेश अग्रवाल या राजन ने गुर्रा कर कहा, लतीफे की बात लतीफे तक रहने दो। इस वक्त किसी सरदारनी का जिक्र आया तो सब बंद हो जाएगा। इज्जत हर सजन को प्यारी होती है। वो लतीफा मेरा सुना हुआ था। इसका जिक्र रमेश अग्रवाल के लिए खजालत का सबब बन सकता था, इसलिए मैंने अपनी जुबान बंद रख के सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। मगर बदरी को अपने साथी पर जवाबी वार करने का मौका मिल गया। उसने बोझल आवाज में कहा, तारुफ की बात तारुफ तक रहने दो सबके लिए। हम इस वक्त भी विक्रम और राजनी है। रमेश अग्रवाल अंबाले में और बद्रीनाथ दिल्ली में रह गया। और हाँ, तुम गौ माता का ये सरा सा पेशाब पीकर कुछ ज्यादा ही बहक रहे हो। इस घर में अलीशेर के 3 नौकर भी हैं। तुम्हारे जयकारे इनके कान खड़े कर देंगे। बस कान ही खड़े होंगे ना, होने दो। इस छत के नीचे भी हम अपने दिल की भड़ास न निकाल सके तो फिर कहाँ जाएंगे? और तुम जो गौ जल की बात कर रहे हो ना, तो ये यहाँ कहाँ होता है? ये लोग तो तुम्हारी माता की दुम मरोड़ कर उसकी गर्दन काटते थे और फिर उसके कीमे के कबाब खाते हैं। बेचारी का पेशाब खाता होता है तो तुम्हारे मुंह में जाने के बजाय नालियों में बहकर गटर में पहुंच जाता है। तो तुम अब वाकई बहकने लगे हो।
बद्रीनाथ की लड़खड़ाई हुई आवाज से तशवीश चलने लगी। तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो? बेहतर का क्या बोतल बंद कर दी जाए वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मैंने बद्रीनाथ की तरफ झुककर सरगोशियाना लहजा में कहा, इसकी वजह से तुम क्यों अपना नशा खराब करते हो? हम दोनों बातें करके वक्त गुजार सकते हैं। हाँ, मैं क्यों अपना नशा खराब करूं? वो तफहीमी अंदाज में अपना सर हिलाते हुए बोला। खुद को नॉर्मल करने की कोशिशों में वो बिल्कुल अहमक नजर आने लगा था, मगर फिर उसने अगला फिक्रा कहकर मुझे चौंका दिया। तुम क्यों नहीं पीते? तुम्हारा पहला गिलास अभी तक इसी तरह रखा हुआ है। मैं बस चंद सानियों के लिए चटपटाया, फिर हंसकर बोला, पहला नहीं, ये मेरा चौथा गिलास है। मैं शुरू से तुम्हारा साथ दे रहा हूं और मुसलसल ये सोच रहा हूं कि मदन मोहन से मेरी मुलाकात कैसी रहेगी। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उनके साथ गैर जरूरी बातों में बहुत वक्त बर्बाद कर रहा था, लेकिन इन्हें धीरे धीरे एक मखसूस ज़हनी सतह पर लाने के लिए मेरा इन सबर आजमा मराहिल से गुजरना नागुज़िर था। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो दोनों मेरे सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे और मैं दैनी होते हुए भी उनके लिए अली शेर बना रहने में पूरी तरह कामयाब था। मैंने बख्शल की महबूबा के घर में उन दोनों को देखते ही मार दिया होता तो इनका किस्सा वही खत्म हो जाता, मगर मैं इन पर मेहनत और वक्त सर्व कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज सामने आ रहे थे। दूसरी बहुत सी चीज़ों के साथ मदन मोहन का एक नया नाम मेरे सामने आ चुका था और उसके बारे में मुझे ही कोई फैसला करना था। वो शख्स अव्वल खान को काम का बहुत सा मवाद फराहम कर सकता था। मदन मोहन अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत आदमी है, बद्रीनाथ कह रहा था। कॉलेज के ज़माने में मुझे मोनी कहकर छेड़ा करते थे। बोलते हुए उसकी भारी आवाज़ यकलख्त धीमी और पुरख्याल हो गई थी, जिससे वो खुद फरामोशी के आलम में यादों के कुछ ख्वाबनाक जजीरों में भटक गया हो। वो खला में किसी नुक्ते को घूरते हुए कहा जा रहा था। वो बहुत शौकीन मिजाज था, सुर्खी पाउडर लगाकर ज़नाना कपड़ों में नाचता था तो सब कलेजा थाम कर रह जाते थे। पानी से भरे हुए गुब्बारे अंगिया से अपने सीने पर बांध लेने के बाद वो सर से पैर तक लड़के नजर आता था। हम तीनों ने एक साथ राह में शमूलियत इख्तियार की थी, दो साथी नाकाम हो गए। हम तीनों कड़ी तरबियत के मरहले में भी एक साथ रहे। फिर पोस्टिंग का वक्त आया तो मदन हमसे बिछड़ कर फॉरेन सर्विस में चला गया। हम स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो में आ गए। इसके बजाय रमेश मेरे मुकद्दर में और ये आज भी मेरे साथ है। मर्द होकर जनाने रूप में नाचते हुए मदन को शर्म नहीं आती थी। मैंने पूछा, शर्म किस बात की? वो वैसे परले दर्जे का बेशर्म और नाच गाना तो वैसे भी हमारे दीन धर्म का हिस्सा है। तुम जानते हो कि कालजू में हर कुमाश के लड़के होते हैं, सभी उसकी दोस्ती के लिए मरते थे। बड़ी उम्र के दादागिर लड़कों ने इस शौक से खूब फायदा उठाया। अपने कमरों में ले जाकर पहले वो इसके कदमों पर और फिर अपने इशारों पर नचाते थे। नाच उसका शौक था, वो हर तरह के नाच नाचता था। मगर अब वो इंडियन फॉरेन सर्विस का एक जिम्मेदार अफसर है। वो फॉरेन सर्विस में रहकर भी राह के बड़ों को जवाब दे। वो हमारे मसाइल समझ सकता है। उसे मैंने फोन किया, मुझे यकीन है कल वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो इसी कदर बेशर्म और बेज़मीर है तो फॉरेन सर्विस में बहुत कामयाब होगा। उसकी बातें सुनकर मदन मोहन की ज़ात में मेरी दिलचस्पी में इजाफा होने लगा। बहुत ज्यादा कामयाब है, उसने लड़खड़ाते हुए फिर जवाब दिया। इंग्लैंड के राजवाड़ों में मदन मोहन जैसे लोग इतने आम हैं कि इन लोगों ने अपने पार्लियामेंट से हम जिन्सों से आज़ादाना मेलजोल का बिल पास करवा लिया था। इन दिनों मदन मोहन बहुत नौखेज और सर्विस में नया था। उसे पहली पोस्टिंग लंदन में दी गई और इसके ज़माने में वहाँ की हर खबर दोनों हाउसेस से पहले नई दिल्ली को मिल जाती थी। वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बेशतर अरकान की आंखों का तारा था। वो खुद मजे ले लेकर बताता है कि उनमें से कुछ उसके शौहर थे और बेशतर ने उसे अपना शौहर बनाया हुआ था। वो एक कौमी जज्बे से दोनों खिदमतें
सरंजाम दिया करता था। वो कोई नई बात नहीं कह रहा था। मगरबी मुआशरों के बारे में मैं मुद्दतों से ऐसी खबरें पढ़ता चला रहा था। कानून साजों की आला तरीन सतह पर सफ़ेद फामों की इख्लाक बाख्तगी पर हमेशा मेरा दिल खुड़ता था। मेरे नज़दीक इंसानी तहजीब का इससे बड़ा कोई अलमिया नहीं हो सकता था कि इंसान खुद ही इंसानियत के तौहीन और तजलील पर कमर बस्ता हो जाए और फितरत के कायम किए हुए रिश्तों की तकजीब करके मनमाने हैवानी रास्ते इख्तियार करने लगे। मगर इन खबरों को पढ़ने के बाद मेरा रद्द-ए-अमल कभी भी इतना शदीद और कराहत आमेज नहीं हुआ जितना बद्रीनाथ की सीधी साधी सी कहानी सुनकर हुआ था। मदन मोहन की कामयाबियों की मुख्तसर सी कहानी मगरिब की उमरा और सियासी मुअज़्ज़िज़ीन के घिन दिलाने वाले और मकरूह तरीन ज़वाल की इबरत असर दास्तान थी। कुछ पता नहीं था कि ताकत और जबरूत के सरचश्मों पर हुक्मरानी करने वालों में कौन कौन मदन मोहन के साथ जन या शौहर के रिश्तों में वाबस्ता रहा था। ऐसे कारआमद शख्स को तुम्हारे बड़ों ने यहाँ क्यों भेज दिया? इसके लिए इंग्लैंड या स्कैंडिनेविया ही बेहतर जगह हो सकती है। यहाँ तो वो ज़ाया हो जाएगा। मैंने काटदार लहजे में बद्रीनाथ से कहा। बड़ों ने कुछ सोच समझ कर उसे यहाँ भेजा होगा। वो इतना बदमाश है कि मर्दों के साथ औरतों में भी बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। उसे किसी न किसी अफादियत की बिना पर कराची की पोस्टिंग दी गई होगी। वो यहाँ न चल सका तो उसके लिए दूसरे स्टेशन मौजूद ही हैं ही। मेरी दानिश में बद्रीनाथ ने बहुत मुख्तसर और मौसर अल्फाज में आला तरीन कहलाने वाले सियासी और समाजी हलकों के घनौने गंध की कहानी मुकम्मल कर दी थी। उसके आखिरी मुकालमों ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया था। मुझे अंदेशा हुआ कि मैंने इस गंध को ज्यादा कुरेदा तो छींटों से कहीं मेरा दामन भी दागदार नजर न आने लगे। मैंने फौरन ही बात का रुख एक और मौजू की तरफ मोड़ते हुए कहा, अगर मदन मोहन अमरीकी कौंसल खाने में तुम्हारा कोई हमदर्द तलाश करने में कामयाब हो सका तो तुम क्या करोगे? फिर हमारे करने के लिए ज्यादा काम नहीं रह जाता। डैनी और वीरा के लिए हम चंद रोज इंतजार करेंगे। कामयाबी हो या नाकामी हम वापस चले जाएंगे। हम बर वक्त अपने ठिकाने पर पहुंच गए तो हो सकता है कि हमें श्रीलंका जाने वाले टेरर स्क्वाड में जगह मिल जाए। खतरात के बावजूद वो मुल्क बहुत खूबसूरत और रंगीन है। तालीम की शरह इतनी बुलंद है कि बेशतर तवाइफे तक ग्रेजुएट होती हैं। मुझे आज तक वहां जाने का मौका नहीं मिल सका। मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगा। रमेश अग्रवाल ने भराई हुई आवाज में कहा। सुना है कि इंतहा पसंद और कॉम्प्रेस्ड लड़कियां भी वहां वाइफों के रूप में गैर मुल्की एजेंटों को सूंघती फिरती हैं। जो उनकी नजरों में आ जाता है उसे आमतौर पर कपड़ों के बगैर मुर्दा पाया जाता है। ऐसी खतरनाक रंगीनी से मैं पन्ना मांगता हूँ। इससे बेहतर है यहाँ रुक कर 2-4 महीने डैनी और वीरा को ढूंढ लिया जाए और कुछ हो या ना हो यहाँ शराब तो बाकायदगी से मिलती रहेगी।